वक्त है, नेता आएंगे, भाषण देंगे, चले जाएंगे, लेकिन यह भी हकीकत है कि चुनाव के वक्त में ही आप लोगों को फैसला लेना है कि आपका, आपके बच्चों का, आपके गांव का, आपका पंचायत का, आपके शहर का, आपके ब्लॉक का भविष्य कैसा हो। उसकी दिशा और दशा चुनाव के वक्त ही तय किया जाता है। जब आप किसी खास पार्टी के नाम पे ऐसे निकम्मल लोगों को एमएलए बनाते रहेंगे तो हकीकत जानिए कयामत तक यहां काम नहीं होगा, लोगों का भला नहीं होगा। इसलिए चुनाव का वक्त ही ऐसा टाइम है जब आप बदलाव करके अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकते हैं, अपने इलाका का भविष्य संवार सकते हैं और डेवलपमेंट का भी हो सकता है और बाकी हम लोगों का जान और माल का भी रक्षा हो सकता है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, आप लोग देखते होंगे कि किस तरह पूरे देश में हम मुसलमान भाइयों पे या कहीं भी दलित भाइयों पे अगर हमला होता है, किसी तरह का अत्याचार होता है, जुल्म होता है, तो सबसे पहले बेबाकी से आवाज उठाने वाले नेता और कोई नहीं बल्कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। वो पार्लियामेंट में दहाड़ते हैं, पार्लियामेंट में जो कानून हमारा खिलाफ होता है उसमें दहाड़ते हैं, बिल फाड़ते हैं, सड़क में हमारा साथ देते हैं, मीडिया के सामने हमारा आवाज रखते हैं। तो पूरे देश भर में हमारे ऊपर कहीं भी जुल्म होता है तो ओवैसी साहब बेबाकी से हमारा आवाज उठाते हैं। उसी तरह अगर बिहार में हम मुसलमानों पे, दलित भाइयों पे किसी भी तरह का जुल्म होता है, अत्याचार होता है, हम लोग को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब किस तरह से बेबाकी से आवाज उठाते हैं ये आप लोग अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, देखते होंगे न्यूज में, मीडिया में, मोबाइल में। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले जब वोटर वेरिफिकेशन का प्रोग्राम चल रहा था, टाइम खत्म होने वाला था, जो टाइम दिया हुआ था, निवास प्रमाण पत्र पूरा जिला का रुक गया था, तो आप लोग देखे होंगे जब विधानसभा का सेशन खत्म होने वाला था, हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब किस तरह से बेबाकी से हम लोगों का आवाज असेंबली में उठाने का काम किए थे। आप लोग इससे भी वाकिफ होंगे किस तरह से उन्होंने बीजेपी के और आरएसएस के नेताओं को, विधायक को लड़का था कि आप हमारे इलाके के लोगों को दाढ़ी और टोपी के नाम पे जो हमला करते हैं, बांग्लादेशी समझते हैं। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, पहले भी हिंदुस्तानी थे और मरते दम तक भी हिंदुस्तानी रहेंगे। अरे हमारे पास तो ऑप्शन था कि आप पाकिस्तान जाएंगे कि हिंदुस्तान में रहेंगे। हमने हिंदुस्तान को अपने मर्जी से चुना है, हमको यहां से निकालने वाला कोई बाई का लाल पैदा नहीं हुआ है। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, आप ये भी देखे होंगे जब वक्फ का मामला चल रहा था, संसद में सबसे ज्यादा बोलने वाला, सबसे निडर होकर बोलने वाला असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, जिन्होंने बिल फाड़ के पूरे देश और दुनिया को यह पैगाम दिया था कि यह काला कानून किस तरह से हम मुसलमानों के खिलाफ है। और आज मुसलमानों की बारी है, कल दलितों की बारी आएगी, परसों क्रिश्चियन का आएगा, किसी दिन सिख का आएगा। इसलिए सभी लोग इस बिल का विरोध कीजिए। हर जगह ये पैगाम पहुंचाए थे। ओवैसी साहब का इस बिल फाड़ने के वजह से और हर जगह आवाज उठाने के वजह से आप देखते होंगे जो लोग बिल का विरोध ना भी करते वो भी मजबूरी में हम लोगों का साथ देने के लिए मजबूर हो गए। आप देखे होंगे कि अभी हाल फिलहाल जो वोटर वेरिफिकेशन का जो एसआईआर का प्रोसेस स्टार्ट है, सबसे पहले जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के पास कौन पहुंचा? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब और आदिल हसन साहब वहां पहुंचे। इलेक्शन कमीशन के सामने यह बात रखे कि इस वक्त सीमांचल में बाढ़ का वक्त है, अभी सीमांचल के लोग बाढ़ से परेशान है, अभी तो उन लोगों को यह सोचना पड़ रहा है कि अपना जमीन घर कैसे बचा पाए। तो अभी आप ये वोटर वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करके उन लोगों को और किसी तरह का परेशानी में मत डालिए। सबसे पहले ये आवाज एमआईएम पार्टी ने ही बिहार में उठाया है। उसके बाद आप देखे होंगे कि अभी हाल फिलहाल, अच्छा एक बात और, यहां के लोग
हमेशा से ही महागठबंधन को 4.5 साल तक गाली देते हैं कि हम लोग ये एमएलए यहाँ का काम नहीं करता है, एमपी काम नहीं करता है, लेकिन चुनाव आते आते वो लोग फिर भी महागठबंधन को वोट कर देते हैं। क्यों वोट करते हैं? कि बीजेपी ना जीत जाए। हम मुसलमानों पे, दलितों पे अगर अत्याचार हो, जुल्म हो, तो हमारे कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस के एमपी और सरकार हम लोग का रक्षा करे। तो आप बताइए, चलिए जहां बीजेपी का सरकार है वहां तो मान लेते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, कम से कम आवाज उठा सकते थे, फिर भी नहीं उठाते हैं। लेकिन जहां कांग्रेस का सरकार है, हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, कर्नाटका देख लीजिए, जहां महागठबंधन यानी कांग्रेस का सरकार है, फिर वहां हमारे मुसलमान भाइयों का टोपी देख के मारा जाता है, दाढ़ी देख के मारा जाता है, बाजारों में नेम प्लेट लगाया जाता है, दरगाहों को तोड़ा जाता है। तो वहां ये कांग्रेस के लोग हमारा रक्षा क्यों नहीं करते हैं? ये आपको सोचना पड़ेगा। आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि झारखंड में हेमंत सोरेन का सरकार है, तो महागठबंधन का हिस्सा है, वहां हर कुछ दिनों में किसी ना किसी मुसलमान भाई का मॉब लिंचिंग होता है। अभी 10 दिन पहले हुआ है। वहां ये कांग्रेस सरकार, ये महागठबंधन सरकार हम लोगों का रक्षा क्यों नहीं करता है? ये सवाल आप लोगों को महागठबंधन के नेताओं से करना होगा। मैं आप लोगों को यह वाक्य इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग समझ सके कि ये जो कांग्रेस है, ये महागठबंधन है, ये बस हमारा दिखावटी हितैषी बनते हैं। हो सकता है वोटर वेरिफिकेशन का मामला हो या कोई और दिगर मामला हो, वो आपका साथ दे दे, लेकिन जब मामला कौम का हो, जब मामला मजहब का हो, वो हमारा साथ कयामत तक नहीं देंगे। उसमें साथ अगर कोई देता है, दिया था और कयामत तक देगा, वो एमआईएम पार्टी है। क्योंकि एमआईएम पार्टी हमारा अपना जमात है, अपना पार्टी है, तो हम अपने लोगों का हमेशा साथ देंगे। बहुत लोग यहाँ हिंदू भाई भी है। अगर मैं मुसलमानों का बात कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि मुसलमानों पे जुल्म सितम होता है, आप पे भी जुल्म होगा, तो मैं आपके लिए भी आवाज उठाऊंगा। क्योंकि जुल्म हम लोगों पे होता है, तो जाहिर सी बात है दर्द में उन्हीं का नाम आएगा जो उसके लिए परेशान होते हैं। बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, आपका यहाँ सदर अस्पताल है, बहुत नजदीक है। कोई भी बीमार पड़ते होंगे, खास करके गरीब लोग या फिर अमीर लोग भी है, इमरजेंसी सिचुएशन में सदर अस्पताल ही पहुंचना पड़ता है। सदर अस्पताल का हालत बहुत खराब है। डॉक्टर ड्यूटी में नहीं रहते हैं, नर्सेज ड्यूटी में नहीं रहते हैं, वहां का स्टाफ जिनको एक्सरे कराने कहा जाता है, जिनको तरह तरह का लेबोरेटरी है, कोई टाइम पे मौजूद नहीं रहता है। कल रात के 12 बजे किशनगंज शहर के लोहार पट्टी यानी आपका जो फल चौक के पास है, एक मेरे भाई का फोन आता है रात के 12 बजे। मैं घर पे था उस वक्त। वो रोते हुए मुझे फोन करता है कि संस भाई, यहाँ मेरी माँ का तबीयत बहुत खराब है, मेरी माँ तड़प रही है और यहाँ डॉक्टर देखने वाला नहीं है, यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, आप फोन कीजिए। तब मैं कहा कि जब तक मैं किसी को फोन करूंगा, भेजूंगा, वक्त लग जाएगा। आप एक काम कराइए, जो भी हॉस्पिटल में है, कोई भी स्टाफ हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, मुझसे फोन में बात कराइए, और बात नहीं करता है तो वीडियो कॉल पे बात कराइए। मैं उनका वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग करूंगा कि इमरजेंसी सिचुएशन में आप उनका काम क्यों नहीं कर रहे। तब उन्होंने एक स्टाफ से बात कराया, पता नहीं कौन थे, तब मैंने उनको ललकारने का काम किया और मैं बोला कि अगर इनकी अम्मा को कुछ भी होता है तो मैं आके सदर अस्पताल को बख्शने वाला नहीं हूं। वहां का जितना स्टाफ है, अगर किसी का भी बेगुनाह का भी वहां मौत होता है ना इलाज की वजह से, तो मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूं। तब वो लोग कुछ इलाज करते हैं रात में। तो मेरा कहने का मतलब नहीं ये है कि देश में कुछ भी होता है ओवैसी साहब हर हम लोग का आवाज उठाते हैं, बिहार में कुछ भी होता है अख्तरुल ईमान साहब हम लोग का आवाज उठाते हैं। उसी तरह जिस तरह से अवैसी साहब, जिस तरह से अख्तरुल ईमान साहब हर जगह हम लोग का नुमाइंदगी करते हैं, इसी तरह हमारा भी विधानसभा, किशनगंज विधानसभा एक क्षेत्र है। यहाँ का भी तो कोई नेता होना चाहिए जो आवाज उठाए। ठीक है, अवैसी साहब देश के हैं, अख्तर साहब बिहार के हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में भी तो एमआईएम का कोई नेता होना चाहिए जो आपका आवाज उठाए। तो बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, मैं वो हूं, मैं वो नेता हूं जो पिछले 1.5 साल से जब से मैदान में आया हूं तब से आप लोगों का आवाज उठा रहा हूं। चाहे मामला नदी कटाव का हो, चाहे बिजली समस्या का हो, चाहे ट्रांसफार्मर का हो, चाहे वोटर वेरिफिकेशन का हो, चाहे सड़क का हो, कोई भी मामला हो, हॉस्पिटल का हो या पुलिस वाले किसी
किसी बेगुनाह पे जुल्म करते हैं, उसका मामला हो, हर जगह पिछले 1.5 साल से मैं आप लोगों का आवाज बन के आपके लिए आवाज उठाया हूं और आपके लिए लड़ने का काम कर रहा हूं। अच्छा, बहुत लोग ये सोचते होंगे कि भाई आप तो 1.5 साल से कर रहे हैं और पहले तो मैं 1.5 साल से हूं, मैं 1.5 साल से एमआईएम पार्टी को मजबूत कर रहा हूं, मैं 1.5 साल से एमआईएम पार्टी का साथ खुल के आया हूं। इसका यह मतलब नहीं था कि मैं एमआईएम पार्टी में नहीं था। मैं जब मेरे वालिद जनाब तशरीफुद्दीन साहब 2015 में एमआईएम पार्टी से यहां से चुनाव लड़े थे, तब से मैं भी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। बस तब उनके पीछे रहता था तो आप लोग देखते नहीं होंगे, लेकिन मेरे पापा यहां पार्टी लाने का काम किया है, पार्टी के लिए मेहनत की है, पार्टी का पैगाम घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। उस वक्त पहचान पार्टी का पहुंचाई है जब पार्टी को लोग बीजेपी का बी टीम कहते थे। उस वक्त हम लोग पार्टी के लिए मेहनत की है, तब से लेकर आज तक मेहनत कर रहे हैं। पार्टी को इस मकाम तक पहुंचाने में हमारा भी हाथ है। अभी बहुत नौजवान लोग एमआईएम से जुड़ते हैं, अभी इस बार तो बुजुर्ग लोग भी जुड़ रहे हैं, लेकिन आपको पहले के बारे में भी जानकारी होना चाहिए था, इसलिए ये बात मैंने भी आपके सामने रखा। तो बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, मेरा कहने का ये मतलब है कि कहीं भी जुल्म होता है, किसी तरह का परेशानी होता है, सिर्फ बात हिंदू मुस्लिम के नहीं, कौम का नहीं, बल्कि सड़क का मामला हो, हॉस्पिटल का मामला हो, कोई भी मामला हो, हर मामले में मैं एमआईएम पार्टी और पूरा एमआईएम का टीम जो है आप लोगों का साथ देते हैं। इसलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि अभी हम किसी पद में नहीं हैं, अभी हो सकता है हम अगर कोई काम के लिए आपका कोशिश करें, हो सकता है अगर 10-8 में काम के लिए ट्राई करते हैं, 5-6 में कामयाबी मिलता है, कुछ में नहीं मिलता है, क्योंकि हम पद में नहीं है। अभी हमारा ताकत आप लोग है। आप लोग अगर इस भीड़ के साथ रहिएगा तो इंशाअल्लाह हर काम होगा। लेकिन मैं आप लोगों को भी परेशान हमेशा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं आप लोग एमएलए अगर चुनिए तो मुझे चुनिए, इंशाअल्लाह अगर पार्टी मुझे टिकट देती है मेरा साथ दीजिए, इंशाअल्लाह मैं आपका आवाज बनके सड़क से लेकर सदन तक गूंजने का काम करूंगा, आपके लिए लड़ने का काम करूंगा।